Hello class, how are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well, and most importantly, everyone is studying well. Right? So we were looking at planning, है ना? उसमें we had looked at what were the pre-independence जो initiatives with respect to planning in India. ठीक है, उसी में एम विश्वेश्वरैया की बुक, फिर INC सेशंस, बॉम्बे प्लान एंड अदर डिफरेंट प्लान्स. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वी हैड लुक्ड एट द स्टार्टेड लुकिंग एट द प्लानिंग कमीशन एंड द 5 ईयर प्लान्स. राइट, 5 ईयर प्लान्स में कौन कौन से हम लोगों ने देख लिया था. सो वी हैड लुक्ड एट द फर्स्ट प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान. इसमें इट वाज बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमार मॉडल, है ना, एंड इट वाज एक्चुअली able to achieve what was its target. Second plan is on the recommendation of PC Mahalanobis. ठीक है, इसमें it was close to its target, right, of 4.5%. इसका टारगेट था 4.27, it was able to achieve. ठीक है, इसी टाइम पीरियड में आपको क्या मिलता है कि there was an emphasis on rapid industrialization. इसी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, स्टील प्लांट्स एंड रेलवेज जो है उनका क्या एक्सपेंशन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा. थर्ड प्लान वाज अ मैसिव फेलियर. ठीक है, थर्ड प्लान वाज अ मैसिव फेलियर specifically because of the two wars of 62 and 65 and severe droughts of 65 and 66. ठीक है, इस कारण से the target that was kept at 5.6% was only achieved, growth rate was only क्या 2.8%. ठीक है, ऑलराइट. इसके बाद हम लोगों ने फिर एनुअल प्लान्स देखे फ्रॉम 66 टू 69. इस पीरियड में बस एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, इट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना. और ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस हमने PL 480 प्रोग्राम के जो है कंटेक्स्ट में देख लिया था. राइट, फोर्थ 5 ईयर प्लान में फ्रॉम 69 टू 74 द फोकस वाज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, है ना, एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. अगेन इसके केस में क्या हो रहा है कि द टारगेट वाज केप्ट एट 5.7% and it was only able to achieve 3.3%. Of course, one of the major reason was क्या 71 का वॉर. तो आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली whenever a war is happening, आपको डायरेक्टली इसका जो है असर देखने के लिए मिल रहा है ऑन द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ दोज 5 ईयर प्लान वाले ईयर्स में. ठीक है, बट इसके अलावा भी और भी चीजें हो रही थी, बट वन ऑफ द रीजन वाज द 71 वॉर. ठीक है, इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इसी टाइम पीरियड में होता है. ठीक है, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स, पोवर्टी एलिविएशन, ये सब जो है इसी प्लान पीरियड के टाइम में हो रहे हैं. ठीक है, द लास्ट प्लान दैट वी सॉ वाज द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फ्रॉम 74 टू 79. इट वाज प्रोपोज्ड बाय DP Dhar. It had a modest target, but it was able to at least achieve that target, right. 4.4 का टारगेट था, 4.8 it was able to achieve. So the target was deliberately kept very modest, है ना, but at least it was able to achieve it. ठीक है, यहाँ पे this is the period of run away inflation. इसी टाइम पीरियड में आपको गल्फ क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है ना. उसके कारण ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज करते हैं. ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन 75. ठीक है, तो उसके कारण इंडिया में काफी सारा इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए मिलता है. राइट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना. फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आ रहा है ऑफ 1976 एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, अब इसके बाद अगेन क्या हो रहा है कि द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लूजेस पावर इन 77, है ना. इलेक्शन होते हैं 77 में, दे लूज पावर एंड जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. राइट, दिस वाज बेसिकली क्या कि जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे जो इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे, वो मिल करके ये गवर्नमेंट बनाते. ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में देयर वेयर दिस वाज द पीरियड ऑफ क्या रोलिंग प्लान्स. दिस वाज द पीरियड ऑफ रोलिंग प्लान्स. कैसे आपने 66 में देखा था वैसे ही, तो रोलिंग प्लान्स. और इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू रोलिंग प्लान्स, ये कौन टाइम पीरियड है 1978 टू 80. ठीक है, 1978 टू 80, राइट. इस टाइम पीरियड में आपको ऑफ कोर्स अदर थिंग्स एक्सक्लूजिंग, यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो यू सी फूड फॉर वर्क
program, food for work program, Antyodaya scheme, Antyodaya scheme, and lastly इसमें आपको an attempt was made to revive पंचायत. ठीक है, तो rolling plans from 78 to 80. Who was the prime minister during this period? It was Morarji Desai, है ना. तो इसमें आपको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अंत्योदय स्कीम एंड अटेम्प्ट टू रिवाइव पंचायत, ये इस पर्टिकुलर प्लान पीरियड के, है ना, या फिर रूलिंग प्लान के टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. राइट. इसके बाद जो मेजर प्लान आएगा, जो प्रॉपर 5 ईयर प्लान आएगा, इट वाज द 6th प्लान. ठीक है, इट वाज द 6th 5 year plan. The duration was 1980 to 85. ठीक है, 1980 to 85. What was the target? So the target growth rate was 5.2% and achieved growth rate. Achieved growth rate कितना था? तो हम लोगों ने देखा कि the target was 5.2%. What was the achieved growth rate? So this particular plan was actually able to achieve its target, and actually it is a quite a healthy growth rate of 5.7%. ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जैसे से क्लोजर टू 6, स्पेशली अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ऑफ कोर्स डेवलप्ड इकोनॉमीज जनरली वोंट ग्रो, है ना, 5% 6% से, बट डेवलपिंग इकोनॉमीज और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, है ना, वहां पे ये चांसेस होता है कि जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर पाए. तो उस केस में आपको जो है इंडिया में व्हेनेवर इट इज 6 एंड अबव, तो इट इज जनरली कंसिडर्ड अ गुड ग्रोथ रेट. ठीक है, as close to the double figures that you get, है ना, 10 और 11 इस सब के आसपास, although जनरली बहुत कम ही आपको देखने के लिए मिलेगा, बट चाइना वाज एबल टू अचीव इट फॉर क्वाइट अ वाइल, जिसके कारण वो इतनी तेजी से ग्रो करता है. राइट. तो उसमें जो है आपको क्या देखने के लिए मिला कि द अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 5.7% इसमें आपको देखने के लिए मिला, एंड इट इज कंसिडर्ड अ सब्सटैंशियली क्या हेल्दी ग्रोथ रेट एक तरीके से. ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान पीरियड? तो ऑब्जेक्टिव्स में ये आपको देखने के लिए मिलता है पोवर्टी एलिमिनेशन, है ना, गरीबी हटाओ. तो पोवर्टी एलिमिनेशन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. पोवर्टी एलिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ठीक है, इस प्लान पीरियड में व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट हैपन? इस प्लान पीरियड में सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वुड बी, पहली बात तो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, establishment of NABARD, right? Next is launch of National Rural Employment Program. Launch of National Rural Employment Program in 1980. तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन 1980. फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IRDP, ऑलराइट, and we see second round of बैंक नेशनलाइजेशन इन कब, तो इसमें जो है 6 बैंक्स थे इन 1980, 6 बैंक्स इन 1980। तो सेकेंड राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन 1980 है ना, यहाँ पे कितने थे, तो फर्स्ट राउंड में देयर वर 14 बैंक्स, सेकेंड राउंड में आपको 6 बैंक्स देखने के लिए, 6 बैंक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, second round of bank nationalization, launch of national rural employment program and establishment of NABARD, where some of the important क्या जो है events of this particular plan period, ठीक है, ऑलराइट, इसको जस्ट नोट इट डाउन फटाफट, उसके बाद हम लोग 7th प्लान पे आएंगे फ्रॉम 1985 टू 1990। ऑलराइट, इसमें जो है it was a relative success है ना, because it was able to achieve its target, and 5.7 you can say is a good enough growth rate, right। और इसी टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1978 चाइना also starts to open up the due to the reforms of Deng Xiaoping, जो है चाइना also starts to open up, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको इसके केस में जो है इंडिया के केस में भी देखने के लिए मिलेगा कि अभी ऑल्दो वी आर अ रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलता है, राइट, बट द एक्चुअल डेवलपमेंट और द एक्चुअल जिसको कहिएगा किक विल बी आफ्टर द ओपनिंग अप ड्यू टू द 1991 रिफॉर्म्स, ठीक है, बट एटलीस्ट वी वर एबल टू अचीव आवर टारगेट, राइट, ऑल राइट। Sure, I hope you have noted it down. Next is, अब हम लोग 7th प्लान को देखते हैं। 7th प्लान, राइट, 7th प्लान का ड्यूरेशन जो है इज 1985 to 90. 7th plan's duration is 1985 to 90. Objective is फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड है, यहाँ पे अब ऐड हो रहा है, प्रोडक्टिविटी। तो इन इटसेल्फ द प्लान इज टेकिंग इनटू अकाउंट कि भाई देखिए देयर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना, जो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे अब एक फोकस आपको देखने के लिए अब यहाँ से आपको शुरू होगा, राइट। इसमें इसमें टारगेट ग्रोथ रेट, टारगेट कितना था
5%. What was the achieved growth rate? Achieved was 6%. This is the first time. This is the first time for a period of 5 years the Indian economy was able to achieve a average growth rate of 6%. And this is a really important क्या जो है डेवलपमेंट. ठीक है, ऑफ कोर्स इसके टाइम पीरियड में और भी बहुत सारी चीजें भी हो रही है आसपास में, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि द अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 6%. ठीक है, इसी में इसमें द नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात इसमें होगी, really important aspect is कि for the first time, for the first time, the private sector gets priority over public sector. ठीक है, for the first time private sector gets priority in a plan, in a nationally made plan, in a government made plan over the public sector. ठीक है, of course इसमें जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड वाज क्या कि इट वाज द अनसस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, इट वाज द पीरियड ऑफ अनसस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. मीनिंग व्हाट? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आप किसको कहते हैं जानते हैं? कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उसके उस जो है ना, उस पूरे के पूरे जो है कह लीजिए ट्रांजैक्शन, उस जो है पूरे के पूरे प्रोसेस को आप जो है जो अकाउंट में लेते हैं, आप जब उसको क्वांटिफाई करते हैं तो वो आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट. तो बेसिकली आपने जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया, वट एवर यू द कंट्री इज एक्सपोर्टिंग एंड गेटिंग फॉरेक्स फॉर इट, है ना, फॉरेन रिजर्व आपको जो है करेंसी में आपको उसके लिए पेमेंट्स मिल रहा है, एंड वॉट एवर यू आर इम्पोर्टिंग यू आर गिविंग फॉरेक्स टू फॉर इट, फॉरेन करेंसी है ना, में आप उसका पेमेंट करते हैं. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, अगर वो पॉजिटिव में है तो यू हैव पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट. अगर वो नेगेटिव में है तो यू हैव नेगेटिव बैलेंस, राइट. ये तो बहुत सिंपल सी बात है. अब इसी में क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि बिकॉज this particular period was a period of quite a like big economic mismanagement. इसी पीरियड में आपको बहुत बड़े लेवल का क्या देखने के लिए मिलता है? ह्यूज फिस्कल डेफिसिट्स देखने के लिए मिलता है इन द गवर्नमेंट. So this was a period of huge fiscal deficits. अब ये देखिए, ये जो टर्म्स है ना, फिस्कल डेफिसिट, है ना, ये सब जो इस तरह के जो टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, चिंता नहीं करिएगा. हम लोग जब बैंकिंग पढ़ेंगे, है ना, और जब बजटिंग पढ़ेंगे ना, गवर्नमेंट बजट्स, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे. तो डोंट वरी, बस ऐसे समझिएगा कि देर इट वाज अ पीरियड ऑफ ह्यूज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल मतलब कि गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है और उसको जो रेवेन्यू आ रहा है, उसमें देयर वाज अ गैप ऑन द नेगेटिव साइड. मतलब कम जो है रेवेन्यू आ रहा है जितना उनके खर्च ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट. जैसे अभी आप लोग जैसे वर्किंग में होंगे या फिर अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, दोनों में से कोई भी, तो उस केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जैसे आपको घर से भेजा गया, है ना, से फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग कि से फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपीज पॉकेट मनी आया, राइट, एंड आपका खर्च हो गया 1200. तो अगर आप गवर्नमेंट के केस में देखिएगा तो दैट 200 रुपीज इज अ डेफिसिट. ठीक है, क्योंकि आपने 200 रुपए ज्यादा खर्च किए. तो वही हो जाता है, और यही जब गवर्नमेंट के स्केल पे बहुत बड़े लेवल पे होता है तो उससे क्या होगा? एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है. ठीक है, तो देर वॉज शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिसोर्सेस, फॉरेन
resources, shortage of foreign resources, and finally in 1991 it leads to a BOP crisis, balance of payment crisis, right? Although this was a period जहां पे आप पहली बार जो है ना first time Indian economy was able to touch the 6% mark, but it was also a period of huge fiscal mismanagement. ठीक है, all right, I'll give you a few seconds, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पे पहुंचते हैं. Shall we look at the 8 5 year plan? अच्छा, ओके, ठीक है, जस्ट लिख लीजिए, बट थोड़ा सा क्विक. ओके, ऑल राइट, सो आई एम होपिंग कि अब आप लोग सब लोग लिख लिए होंगे. लेट्स मूव अहेड. 8th प्लान. अब यहां से there are momentous changes that will happen in the economy, है ना, specifically which is the period for 1992 to 1997. ठीक है, क्यों 1991 नहीं है? बिकॉज उसी टाइम पीरियड में आपको क्या हो रहा है कि बहुत मैसिव तरह का जो है वो उथल पुथल देखने के लिए मिलता है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट कितना था इस पर्टिकुलर प्लान पीरियड का? तो द टारगेट ग्रोथ रेट was 5.6%, है ना, which is a reasonable target, but the achieved growth rate, कोई guesses, कोई किसी को आइडिया है? It was 6.8%. Now this is the time period जहां पे आपको एक्चुअली में क्या एक एलिवेशन देखने के लिए मिलता है इन द जनरल ग्रोथ रेट. पूरे के पूरे 80s में यू आर एबल टू सी कि 5% और 6% जो है एक आपको ग्रोथ रेट मिल रहा है, राइट? जैसे इन द 6th प्लान 5.7% था, इन द 7th प्लान इट वाज 6%. दिस इज द पीरियड अब जब आपको 6.8% फॉर द 5 year पीरियड का एवरेज आपको देखने के लिए मिलता है. ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स वेयर इसका इट वाज द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स, है ना. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान? ऑब्जेक्टिव, what was the objective? So basically development of human resources. अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसकी बात नहीं करें कि भाई इंडस्ट्री को ग्रो करना है और सर्विसेज को ग्रो करना है या एग्रीकल्चर को. अब हम लोग एक्चुअल में अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों पे भी ध्यान देने का बात करना शुरू कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज what are some of the important developments of this period?
तो इसके केस में वन ऑफ देम वुड बी द न्यू इकोनॉमिक policy, the new economic policy under who was the prime minister? P.V. Narasimha Rao. And who was the finance minister? Manmohan Singh ji, है ना? तो under Rao Manmohan model, है ना? Under Rao Manmohan model, the new economic policy was instituted. इसी time period में, this was the time period of course, LPG reforms were carried out, and जितना ये इकोनॉमिक थे, it was even tougher to actually make it palatable, actually make it work politically. So in both the senses, not just public उसमें, है ना, कि not just in economic sense but also in political sense, it was a really big achievement, है ना, because जो एक बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से आप उसको क्या कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी की तरफ जो है स्टीयर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इनफैक्ट इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सिग्निफायर होगा क्या, कि अभी तक ना सब कुछ जो है जितने भी पीएसयूज थे उसको होल्ड करना, उसको जो है प्रोटेक्ट करना, उस इवन अगर लॉस मेकिंग भी है तो उसको चलते रहने देना, है ना, वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको ऑलमोस्ट कहिएगा ना कि जैसे किसी के अपने जो है ना बपौती जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था, कि भाई ये तो हमारा सामान है, हमारी संपत्ति है। इन्होंने क्या सेटअप किया, दे सेटअप अ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, दे सेटअप अ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, ठीक है, स्पेसिफिकली इसलिए कि ऑल द लॉस मेकिंग पीएसयूज कैन बी प्राइवेटाइज्ड, है ना, कि भाई उसका बर्डन टैक्स पेयर क्यों ले, है ना, जो टैक्स पेयर है वो लॉस मेकिंग पीएसयूज को क्यों हैंडल करे, व्हाई शुड गवर्नमेंट बी रनिंग, क्या कि मान लीजिए आपका से फॉर एग्जांपल कार बनाने की फैक्ट्री या फिर एयरलाइन बिजनेस, है ना, जो कि ऐसा जो कहीं से भी ना नेशन एज ए होल को डायरेक्टली जो है एक मतलब ये नहीं है कि इट्स एन एसेंशियल थिंग, डिफेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, कि ये सबको हर एक आदमी को उससे फर्क पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी से हर एक आदमी को फर्क पड़ता है, राइट। बट मान लीजिए एचएमटी वॉचेस अगर गवर्नमेंट ना बना करके कोई प्राइवेट बनाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना, तो दैट इज द बेसिकली यहाँ पे कह लीजिएगा प्रिंसिपल बिहाइंड, ठीक है। तो इस कारण से आपको क्या देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कमीशन, है ना, ये बहुत बड़ा एक चेंज है इन द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इसी टाइम पीरियड में 1992 में आपको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आएंगे, विच आर रिलेटिंग टू व्हाट, विच आर रिलेटिंग टू कौन सा, तो पीआरआईज, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो हम लोगों ने 1980 में देखा था ना कि अटेम्प्ट टू डेवलप पंचायत, वो यहाँ पे जाकर के दे टेक द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है, राइट। शेड्यूल कौन कौन से है, एनी आइडिया? देखिए ये सब जो है थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जैसे 7th अमेंडमेंट हुआ है ना, जिससे स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। विच इज द शेड्यूल है, यहाँ पे आएगा आपको 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, ऑलराइट। तो 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, ये एटलीस्ट थोड़ी बेसिक चीजें आई होप पता होना चाहिए। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, एंड इसी में अब आपको आएगा मिड डे मील्स स्कीम,
ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है, मिड डे मील स्कीम ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है. दिस इज बेसिकली ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लान, ठीक है. 8th प्लान 1992 to 97, target was 5.6, achieved growth rate was 6.8%, objective was development of human resources, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर अंडर राव मनमोहन क्या मॉडल, इसी में एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन होता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड मिड डे मील स्कीम इसी टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए मिलती है. ऑल राइट. All right, shall we? All right. I hope you have taken it up. अब we shall look at the 9th 5-year plan. ठीक है, 9th 5-year plan from 1997 to 2002. ठीक है, अब इसमें देखते हैं. I will give you enough time to note it, but you also to note it up as quickly as possible. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, बट हम बोलते भी आराम से समझाते हुए भी जा रहे हैं आपको, लिखते हुए थोड़ा सा कोशिश करिए कि, है ना, जो है आप अपनी तरफ से एक स्पीड मेंटेन करने का, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको जो है हमेशा टाइम मिले, कि आपको जो है ना लिखने के लिए आपको दिक्कत ना हो, बट अपनी तरफ से भी आप भी ट्राई करिएगा. ऑल राइट. सो 9th 5-year इसमें द ड्यूरेशन इज 1997 to 2002, 1997 to 2002. ठीक है, the target was, so it targeted a growth rate of, अब पहली बार अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि the target itself crosses 6.5%. what was the achieved one? The achieved growth rate was just 5.8%. so in fact 5.8 also not, it was just 5.4%, not even 6% भी टच नहीं कर पाता. After having a target of 6.5%, it was the achieved growth rate during this plan period was just 5.4%. इसमें the objective during this period was growth with social justice and equality. ठीक है, so the objective of this plan B growth with social
justice and equality, right? Growth with social justice and equality. And some of the important developments इसमें, what are some of the important developments? अब आपको ना सबसे important इसमें आपको जो development होगा, it was, or this particular plan was aimed to depend primarily on the private sector. This is a really important thing. This particular plan was aimed to depend primarily on the private sector. Now you can see कितना ज्यादा जो है एक चेंज आ रहा है in just a few years, right? कि जहां पे the बेसिकली जो है गवर्नमेंट सेक्टर रेंड सुप्रीम, अब आपको वहां पे ये डेवलपमेंट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि नाउ इट वाज एम्ड टू डिपेंड प्राइमरीली ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत बड़ा चेंज होता है फॉर स्पेशली एक ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए जो कि क्या हो रहा है कि एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड से राइज कर रही है, ठीक है ना? कि द बेस वाज क्वाइट सोशलिस्ट इन इटसेल्फ, है ना? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द नीड्स एंड बिकॉज ऑफ, है ना, उस समय की जरूरतों के हिसाब से। बट यहां पे अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इट वाज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर। इसमें बोथ इंडियन एंड फॉरेन, एंड फॉरेन कैसे? तो इट इज थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, एफडीआईज के थ्रू, ठीक है, बोथ इंडियन एंड फॉरेन, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, है ना? एंड ये कब का है? 2001। एंड लास्टली अगेन यहाँ पे आपको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? देखिए, एक चीज आपने देखा होगा कि वी आर टॉकिंग साइमल्टेनियसली कि मिड डे मील्स की स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, पीआरआईज की भी बात कर रहे हैं, है ना, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन, एवरी सिंगल एस्पेक्ट जो जो यहाँ पे है, अब आपको उससे समझ में आ रहा होगा कि ऑल ऑफ देम हैव एन इफेक्ट ऑन टुडेज इकोनॉमी एंड फ्यूचर इकोनॉमी, ठीक है? तो जैसे हेल्थ और एजुकेशन इज, आज जो आप खर्च करिएगा, आज जो आप इन्वेस्ट करिएगा अपने लोगों में, वही आपको लोग जो है आगे चल करके बेहतर स्किल के साथ बेहतर काम कर पाएंगे और वो ज्यादा टैक्स दे पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट? सो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? या फिर जो है ना बेसिकली जैसे आप मान लीजिए मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन, है ना, ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एंड ऑल ऑफ देम लाइक डेमोग्राफी, है ना, तो ये सब जो है पॉपुलेशन पॉलिसी की हम लोग क्यों ही बात करेंगे इन 5 ईयर प्लान, बिकॉज इट विल हैव एन इफेक्ट कि भाई कितने लोग जो होंगे जिनको लोग जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, कितने लोग डिपेंडेंट होंगे, कितने लोग जो है उसमें से वर्किंग एज पॉपुलेशन के होंगे, उनको क्या स्किल्स चाहिए होगा ताकि आगे की इकोनॉमी काम ठीक से कर सके। ये सारा जो है ये उस समय के पॉलिसीज के हिसाब से ही उस पर जो है असर पड़ता है और फिर वो आगे की पॉलिसीज को डिसाइड कर रही है, ठीक है? तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको अलग अलग जो है पॉलिसीज के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज, अब हम लोग 10th 5 ईयर प्लान को देखते हैं, ऑलराइट?
Shall we? All right. I hope you've written it. We will be taking the 10th 5-year plan now. Okay. 10th plan. Ready, Shuru? All right. So let's look at the 10th plan. With respect to 10th 5-year plan, what is the duration? So it is 2002 to 2007, right? Target was, अब यहाँ से आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा, है ना? Because the target itself was 8%, right? So you can imagine कि we were quite confident, है ना, कि इस तरह का growth is possible. What was the achieved growth rate? Achieved was quite substantial, that is 7.6%, है ना? But of course not able to achieve its target, ठीक है? But at least it was क्या? Not just 5, 6 ये सब परसेंट नहीं था, directly it was able to cross 7.5% mark, ठीक है? तो this was the first plan to achieve. This was the first plan to achieve 7% growth in over a 5-year period, ठीक है? So the first plan to achieve the average growth rate of 7% over a 5-year period. Next, what was the objective? Objective was to double the per capita income of India in the next 10 years. ठीक है? यहाँ पे बहुत बड़ा ये आपको ये एम्बिशन भी दिखाता है ना? एंड ऑफ कोर्स कि किस लेवल पे आवर इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, कि आवर पॉलिटिकल लीडर्स कुड एक्चुअली पुट दिस एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ 5-year प्लान, ठीक है? टू डबल द per capita income of Indians by 2012. 10 साल में we wanted to double our per capita income, ठीक है? And that is a really amazing development, है ना? एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव ही अगर इतना होगा तो ये कहते नहीं है कि भाई इफ यू शूट फॉर द स्टार इवन इफ यू मिस यू विल लैंड ऑन द मून, है ना? तो ये वो वाली बात है, बट इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ रियली इंपॉर्टेंट मार्कर इन आवर डेवलपमेंट स्टोरी, ठीक है? तो अच्छा, इसके अलावा द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिड्यूस द पोवर्टी रेशियो, to reduce the poverty ratio by 15%, to reduce the poverty ratio by 15% in 10 years. All right, to reduce the poverty ratio by 15% in 10 years. And agriculture was declared to be
declared to be the prime moving force of the economy. The prime moving force of the इकोनॉमी. अच्छा, क्यों एग्रीकल्चर को इतना फोकस दिया जाएगा? बिकॉज अगर हमको डबल करना है तो पर कैपिटा इनकम, है ना, अगर हम लोग डबल करना है पर कैपिटा इनकम एंड इफ मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, तो जब तक आप एग्रीकल्चरल इनकम डबल नहीं करिएगा ये तो डबल हो ही नहीं सकता है, राइट? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई एक एवरेज इंडियन का हमें पर कैपिटा इनकम डबल करना है, तो वी विल हैव टू लुक एट दैट पर्टिकुलर ग्रुपिंग जहां पे एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं. एंड व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर सेक्टर? इट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज वाले सेक्टर. तो if this particular sector would not have been made the prime moving force, one cannot achieve the objective of doubling the per capita income, है ना? तो this is the basic जो है क्या objective and issues with क्या जो है 10th 5-year plan from 2002 to 2007. It is for the first time यहाँ पे आपको for the 5-year period more than 7.5% का आपको इसमें ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलता है. ठीक है, ऑलराइट. ऑलराइट, shall we move ahead? Okay, so let's look at the 11th 5-year plan from 2007 to 2012, right? I hope it is taken up, है ना? So 11th 5-year plan. The period was 2007 to 2012, right? Next, the target. So the target growth rate was कितना? So it targeted the growth rate of again quite an ambitious 9% and achieved the growth rate of 8%. Now this is very important for two reasons. We shall see, है ना? Although of course टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, है ना, उसके रीजंस भी हम लोग देखेंगे. तो पहली बात तो 8.8% जो है, ये 8% यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इट इज अ मॉन्यूमेंटल फीट.
monumental achievement, है ना, just because कि this is for the first time average growth rate over 5 years touches 8%. And this is a really important and monumental achievement in that sense because 8 and above जो है ना वो आपको एकदम जिसको कहते हैं ना कि आप जो है ना उस समय तक गुड थे अगर राइट कि अगर आप 6% पे गुड थे 7 पे आप वेरी गुड है तो यहाँ पे इसके बाद जो है ना आप एक्सेलेंट वाले रीजन्स में आप पहुंचने लग जाते हैं राइट तो इट्स अ रियली ग्रेट थिंग इफ द इकोनॉमी इज एबल टू अचीव क्या एटलीस्ट है ना कि 8% ओवर एवरेज 8% ओवर क्या a 5-year period. ठीक है, so the target was 9 but the achieve was 8%, but although it was not able to achieve the target but it is considered really important marker in our economic history. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? Objective was towards faster and more inclusive growth, towards faster and more inclusive growth. ठीक है, towards faster and more inclusive growth. It was prepared by C. Rangarajan, it was prepared by C. Rangarajan. ठीक है, during this period India became one of the fastest economies in the world. India became one of the fastest economies in the world. ठीक है, because of course 8% 9% is an exceptional growth rate. ठीक है, like really very few countries have been able to achieve it, especially over a long period. ठीक है, economies in the world by the end of this plan. ठीक है, इस पीरियड में सेविंग्स रेट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट रेट, मतलब से फॉर एग्जांपल जो है लोगों ने जो कॉमन पब्लिक इज सेविंग मोर, है ना, मोर सेविंग मोर इन द बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, वहां पे जो है लोग जो कॉमन पब्लिक है अपने या फिर मान लीजिए स्मॉल बिजनेसमैन बिग बिजनेसमैन सब मिला करके जो इन्वेस्टमेंट है इन द इकोनॉमी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है. तो सेविंग्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों यहाँ पे ऊपर जा रहा है. तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स went up, right? And lastly, a lot of foreign direct investment start coming in. A lot of foreign direct investment start coming in India. ठीक है, तो the 11th 5-year plan from the duration of 2007 to 2012 target was 9%, achieve what 8%. This was the first time that we were able to achieve an average growth rate of over 8% over a 5-year period. Objective was towards faster and more inclusive growth, prepared by C. Rangarajan. India became one of the fastest economies in the world during this period.
है ना, and savings and investment rates both went up, and a lot of FDI started coming in. All right. Shall we? Shall we look at the last plan? All right. So let's look at the 12th 5-year plan, and that was also the last plan. है ना? What was the duration? It was 2012 to 2017. What was the target? The target growth rate was again 9%. We again had a target of 9%, achieved growth rate of 8%. Okay, again it was 8%. Very similar in that sense, right? Objective. This also means if for a 10-year period, Indian economy grew at over kitna? Yeah, around 8% over a 10-year period. That is a really substantial, है ना, in that sense, because this is also, in fact, yes, we have to mention कि this is also a period जिस time में there is a global financial crisis. So it is a period of global फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना? कब हुआ था ये? तो 2008 में, है ना? उसके बाद भी यहाँ पे 8% अचीव होता है, एंड अगेन यहाँ पे अगेन वी वर एबल टू जो है रिपीट दैट परफॉर्मेंस. ठीक है,
objective was faster, more inclusive, faster and more inclusive growth, faster and more inclusive growth, right? The focus was on, focus area was on, कौन सा? Focus was on education, that is schooling, then health, जिसमें आपको infant mortality, maternal mortality, sex ratio, इस सब पे, तो schooling, then health, that is IMR, infant mortality rate, MMR, that is maternal mortality rate and sex ratio, right? है ना? And lastly, increasing the green cover, increasing green cover. ग्रीन कवर किसको कहते हैं? बेसिकली फॉरेस्ट्स, है ना, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ लग पाए, ज़्यादा फॉरेस्ट्स जो है आप अचीव कर पाए. इनफैक्ट इसी टाइम पीरियड में फाइनेंस कमीशन जो है वो ग्रीनरी और उसके जो है ना इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर के जो है आपको परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन दैट इज बीइंग डिवॉल्व टू द स्टेट इज आल्सो बीइंग इंक्रीज्ड. तो यहाँ पे जेन्युइनली जो है देयर वाज अ पुश टुवर्ड्स क्या कि मोर ग्रीन जो है ग्रीनरी, है ना. नेक्स्ट इज एक्सेस टू बैंकिंग, इंक्रीज्ड एक्सेस टू बैंकिंग. इसी में आपको जैम ट्रिनिटी आएगा, जनधन, आधार, मोबाइल. millions of Indians were able to get their bank accounts for the first time. And lastly, infrastructure development, expressways वगैरह. So these were the ways in which these particular क्या जो 5 year plans है वो एक आपको ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ, राइट. एंड व्हाट वेयर द पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड वेयर डिड वी लैग इन, एटलीस्ट इन समटाइम्स जो है जहाँ पे किन किन जगहों पे हमें कमजोरी देखने के लिए मिलती है, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना. एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा एक बेसिकली जो है यहाँ पे ये क्या क्या चीजें कवर कर रहा है ना. स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका फोकस एरिया, वो उसका जो है उस पर्टिकुलर 4-5 ईयर्स के पीरियड का आपको जो है मेजर एरियाज ऑफ क्या एम्फेसिस दिखा रहा है. टारगेट एंड अचीव ग्रोथ रेट एक आपको एक जनरल ट्रेंड दिखा रहा है ऑफ द इकोनॉमी. एंड जो है क्या इस साइड में जो भी आपको मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस 5 ईयर्स में क्या क्या मेजर चीजें हो रही है ना. This basically completes your 5 year plans and related topics. तो एक तरीके से you have looked at the whole gamut of pre-colonial, colonial as well as independent Indian economy का एक आपने proper जो है एक full overview ले लिया है, right. Now इसके बाद जो है we will start with क्या, तो मनी एंड बैंकिंग. एंड पहले हम लोग मनी को देखेंगे, है ना, बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. अब ये प्रॉपर फंडामेंटल्स आ गए, राइट. यहाँ तक थोड़ा बहुत कहानी भी था, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स था, राइट. अब प्रॉपर फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में अब आप चलेंगे और हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस सब चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि भाई मनी क्या होता है ना, वेरी बेसिक थिंग्स. बैंकिंग क्या होता है, किस तरह का मनी के अलग अलग फॉर्म्स क्या रहे हैं, फंक्शंस क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आज जो मनी है वो क्यों इस तरीके से ही जो है वो हो पाया, और क्यों, क्या रीजंस है
कि वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। ये सब हम लोग अभी अब शुरू करते हैं। ऑलराइट, आई होप तब तक में आप इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ मनी, ठीक है, शैल वी? ऑलराइट, तो मनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? किस चीज को आप मनी कहिएगा और किस चीज को आप मनी नहीं कह सकते हैं? मनी आप किस चीज को कह सकते हैं? एनी आइडिया? कोई ट्राई करना चाहेगा? देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड, एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स बॉट और सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब आपने कोई सामान खरीदा, उसके लिए आपने कोई पेमेंट देने की कोशिश की और जो भी चीज से आप उसको पेमेंट कर रहे हैं दैट इज मनी। आपने कोई सर्विसेज लिया, राइट, से फॉर एग्जांपल आप जाकर के हेयर कटिंग करवा के आए, उसके लिए जो भी वहां पे जो एक्सेप्टेबल मोड ऑफ पेमेंट होगा दैट विल बी मनी, राइट। तो एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स बॉट और services rendered or as a settlement of debt or as a settlement of debt can be called as money, ठीक है। तो it is basically a commonly accepted medium of exchange, ठीक है, it is a commonly accepted medium of exchange, right? Anything that can be generally accepted, anything that can be generally accepted as a payment for, as a payment for goods bought or services render, ठीक है, anything that can be accepted as a payment for goods bought or services render or as a settlement of debt or as a settlement of debt, है ना, debt कर लीजिए, है ना, is can be termed as money, ठीक है। तो fundamentally it is a commonly accepted medium of exchange. You can say that money is commonly accepted medium of exchange. It is commonly accepted medium of exchange. All right. Anything that can be generally accepted as a payment for goods bought or services rendered or as a settlement of debts can be called as money. अब हम लोग देखेंगे एक बेसिकली कि मनी का जो अपने आप में इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, व्हाट हैज बीन द होल स्टोरी बिहाइंड कि भाई ये इस तरह का चीज हम लोगों ने इन्वेंट कैसे किया एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, राइट। क्योंकि ये तो कोई नेचर में तो पाया जाने वाली चीज है नहीं, आफ्टर ऑल इट इज अ ह्यूमन इन्वेंशन, राइट। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द
स्टोरी जहां से ये निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ह्यूमन इन्वेंशंस बिकॉज इट मेड लाइफ सो इजी फॉर आवर सिविलाइजेशन टू फ्लरिश, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहां पे इवोल्यूशन हम लोग देखते हैं ऑफ मनी इटसेल्फ। इवोल्यूशन ऑफ मनी, इसमें पहला आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन द अर्लीस्ट डेज व्हाट इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? इट वाज द बार्टर system. In the earliest days, you will find that there was barter system. Basically meaning what? Say for example, there is a person A, there is a person A and there is a person B, ठीक है। There is a person A and B. इनके पास this person has rice and this person has wheat. अब इन्हें चाहिए क्या? तो the B person wants rice from A and is willing to give wheat to wheat as a payment, ठीक है। दूसरी तरफ A is actually in need of wheat and is willing to give rice to him or her, ठीक है। तो यहां पे दोनों जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बेसिकली A should be in need of wheat and should be willing to pay in rice and B should be in need of rice and should be willing to pay in wheat। तभी जो है बार्टर सिस्टम काम करता है, राइट। ओनली देन कैन यू से दैट देयर विल बी अ बार्टर, है ना। और इस तरह के जो है सिचुएशन को आप कहते क्या है? इसके लिए टर्म है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब कोइंसिडेंस ये भी है कि पहली बात तो ए को वीट चाहिए जो कि बी के पास अवेलेबल है और बी को राइस चाहिए जो कि ए के पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट तो कोइंसिडेंस ये हो गया। दूसरा कोइंसिडेंस ये है कि इसके पास वीट तो है बट इसको अब राइस भी चाहिए जो कि एक्चुअली में ए के पास अवेलेबल था एंड ए के पास जिसके पास राइस है उसको वीट भी चाहिए जो कि बी के पास अवेलेबल। यहाँ पे दोनों कोइंसिडेंस मैच कर रहे हैं, राइट। व्हेन बोथ द कोइंसिडेंसेस आर मैचिंग तब आप इसको क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बार्टर सिस्टम। इसके बगैर बार्टर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। हमें से फॉर एग्जांपल हमें आपसे पेन चाहिए, आपको हमसे कॉपी चाहिए, राइट। अब दोनों को जो है यहाँ पे तो पहली बात तो है कि हम दोनों एक दूसरे से मिल पाए, देयर शुड बी अ मार्केट प्लेस वेयर वी बोथ कैन मीट, है ना, इस तरह की चीज के इस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए। बट उससे भी ज्यादा आई शुड हैव कॉपीज, है ना। आई शुड हैव कॉपीज दैट आई एम विलिंग टू गिव इट टू यू एंड यू शुड हैव पेन्स दैट यू शुड बी विलिंग टू टेक फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ कॉपीज। तो ये दोनों जो है यू शुड बी विलिंग टू गिव इट टू मी इन ल्यू ऑफ कॉपीज, तभी जो है ये बार्टर सिस्टम काम करे। तो यहाँ पे एक बहुत ही फंडामेंटल तरीके से इसको देखिए। तो हियर गुड्स आर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली, हियर गुड्स आर एक्सचेंज्ड here goods are exchanged directly and without using money and without using money, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज हियर
गुड्स आर एक्सचेंज्ड डायरेक्टली एंड विदाउट मनी। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक्सचेंज किस तरह का होता है? इट इज द simplest form of exchange. It is the simplest form of exchange, है ना, कि भाई दोनों का जो है जरूरत है, दोनों को वही एक चीज एक दूसरे से चाहिए जो एक दूसरे के पास अवेलेबल है, तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एंड लास्टली, चूंकि ऐसी चीजों के बारे में बात ही हो रही है, तो हेयर मोस्टली perishable, mostly perishable goods were exchanged through this, where mostly perishable goods were exchanged through this type of system। ठीक है, तो मोस्टली पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इससे आपको डायरेक्टली ये देखने के लिए मिलेगा इट विल हैव मेनी डिफिकल्टीज। ठीक है, इट विल हैव मेनी डिफिकल्टीज, है ना, बिकॉज सबसे बड़ी बात तो क्या होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ही फुलफिल कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। हर समय आपको वो चीज नहीं चाहिए होगा जो कि द अदर पर्सन इज वांटिंग, राइट। तो ये सारी चीजें जो है अभी हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको आप नोट इट डाउन एंड देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। All right, I hope shall we move ahead? Shall we look at some of the difficulties with respect to this particular kind of medium of exchange? All right. Difficulties. Let's look at some of the difficulties with respect to barter system. So with respect to barter system, one of the most important aspect is the aspect of double coincidence of wants. Double coincidence of wants. The double coincidence of wants is difficult to achieve, is difficult to achieve in all conditions, है ना, in achieve in all conditions। of course, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी सामान हम बेचने के लिए आए, राइट, मान लीजिए आगे वाले को उस चीज की जरूरत ही नहीं, है ना, विच इज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन। किसी भी मार्केट प्लेस में सबको सारे सामान की तो जरूरत होती नहीं है। अब द नेक्स्ट पर्सन डजंट वांट दैट, बट आई वांट समथिंग दैट दैट पर्सन इज सेलिंग। तो इसके केस में क्या होगा,
दिक्कत वहां पे आएगी कि अब कैसे इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को पूरा किया जाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है खामी था, राइट। तो इट क्रिएट्स अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली इन केसेस जहां पे दैट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इज नॉट फुलफिल्ड। उसके बाद मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल वी हैव सम प्रोडक्ट जो कि हम आगे वाले को देना भी चाहें, एंड देयर इज द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बट मान लीजिए हमें उतना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ही नहीं चाहिए, राइट। से फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव और वी डोंट नीड समथिंग जो फुल एकदम जो है ना आपको पूरी की पूरे एकदम क्वांटिटी में जो आप देना चाहते हैं उतना हमको चाहिए ही नहीं, हमें आधा ही चाहिए, बट हमें जो आपसे चाहिए वो हमें पूरा चाहिए, राइट। अब उसके केस में क्या होगा, तो इट विल बी नॉट बी डिविजिबल, है ना, कि हम चूंकि आप हमारे पास कोई और तरीका नहीं है उस चीज को फुलफिल करने का, मेरे पास इतना ही सामान है बट आपको ये पूरा का पूरा नहीं चाहिए, बट हमें आपसे वो सारा सामान चाहिए जो आपके पास है ना। वी आर आई एम विलिंग टू पे बट आई डोंट हैव एनी अदर मीन्स टू पे इट, राइट। तो यहाँ पे देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, कि भाई आधा आप हम ले लेंगे या फिर आधा आप हमसे ले लीजिए, आधा आप किसी और को दे दीजिए, राइट। इस तरह का चीज आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो द प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कभी भी आपने अगर इस तरह के सिचुएशंस में अपने दोस्तों के साथ ही डील किया होगा, तो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, राइट। तो प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। एंड लास्टली no unit of account to measure the worth of goods. No unit of account to measure the actual worth of goods आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो no unit of account to measure the worth of goods. So no unit of account to measure the worth of goods, because again क्योंकि यहाँ पे जो है कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है ना, कोई यूनिट ही नहीं है। आप अभी बोल सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल दिस पेन इज वर्थ फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, जो भी इस चीज का दाम हो सकता है, राइट। दूसरी तरफ मान लीजिए इस रिमोट का, है ना, कोई एक पर्टिकुलर कीमत है जो कि आप उस चीज को पुट डाउन कर सकते हैं, है ना, कि भाई से फॉर एग्जांपल 300 रुपए का सामान है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई ये 50 रुपए का है, ये 300 रुपए का है, राइट। देर इज अ वर्थ टू दिस थिंग, ठीक है, देर इज अ वर्थ टू दिस पेन। बट यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल हम दोनों सिर्फ इस दिनों को एक्सचेंज करने की बात करें, अब आपको हो सकता है रिमोट की जरूरत ही ना हो, है ना, तो उसके केस में ये काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो दीज वेर द डिफिकल्टीज जो फेस करना पड़ता है, राइट। एंड कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसीलिए अब आप देखिएगा जो नेक्स्ट जो इवोल्यूशन होगा मनी का, वो इसी तरह के डिफिकल्टीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एंड उस इवोल्यूशन में द सेकेंड टाइप ऑफ जो मनी आपको देखने के लिए मिलेगा इन द इवोल्यूशन इज क्या, कमोडिटी मनी, ठीक है। तो द इज सेकेंड स्टेज इज कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली मनी whose value money whose value comes from the commodity from which it is made। तो money whose value comes from the commodity from which it is made, ठीक है। comes from the commodity from which it is made, ठीक है।
तो मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम द कमोडिटी फ्रॉम विच इट इज मेड। इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, विथ रिस्पेक्ट टू कमोडिटी मनी, दैट कमोडिटीज इंट्रिंसिक वैल्यू, that commodities intrinsic value meaning basically say for example है ना गोल्ड, तो गोल्ड हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू टू इट, राइट। इतने ग्राम का गोल्ड इतने रुपए का, ठीक है, तो उतने ग्राम का अगर आपने सिक्का लिया तो वो उतने ही रुपए का आपको मिलेगा, राइट। कुछ चीजों को हटा दो, कुछ परसेंटेज इधर उधर का हटा के, एनीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हैज दैट वैल्यू, जो भी उस चीज का वैल्यू है, राइट। इस टाइम में जैसे किस तरह का चीज यूज होता था, तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखिएगा, इट विल बी, आपने सुना है कौरीज, कौरीज, कौरीज जो होते हैं वो शीशल्स होते हैं, छोटे छोटे शीशल्स होते हैं, राइट। तो कौरीज वेर एक्चुअली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कमोडिटी मनी। आज भी आप जो है मुहावरों में और कहावतों में सुनते होंगे कि अरे कौरी भर का भी इसका जो है ना वैल्यू नहीं, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन होता था, बट कौरीज वेर अ कमोडिटी मनी। फिर दूसरी तरफ काउज, काउज ऑफ कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं हमारी सोसाइटी में, है ना। एंड काउज के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, विथ रिस्पेक्ट टू काउज, ये इनका अपने आप में एक वैल्यू है ना। ऑफ कोर्स रिलीजियस वैल्यू अलग, प्लस इकोनॉमिक वैल्यू इन द सोसाइटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क एंड एज वेल एज, अगर उस समय का एग्रीकल्चर को देखिएगा तो बैलों से जो है हल जोतना, है ना, खेत जोतने के काम आते थे, राइट। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स थ्रू विच कमोडिटी मनी कम्स अप, ठीक है। और ये अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी में कॉरीज एंड काउज आपको देखने के लिए मिलेगी। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि भाई वी वेंट इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट। तो कमोडिटी मनी के साथ प्रॉब्लम्स में सबसे पहला तो आ जाएगा कि द फेस वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक गुड्स, द फेस वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक गुड्स वाज नॉट द सेम थ्रू आउट रीजन्स। मान लीजिए कौरी का जो भाव है वो से फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 1 रुपए है, हो सकता है कहीं पे आप अगर गुड़गांव जाते हैं, है ना, और वहां पे उसी का 50 पैसे हो जाए, 70 पैसे ही हो जाए, राइट। आप अगर वही गुजरात चले गए तो से फॉर एग्जांपल उसको जो है आपको 1.5 रुपए का मिले, ठीक है। तो ये जो इस तरह का फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, ये आपको बिल्कुल ही क्या होगा, इट विल रेंडर इट क्या, इट डिफिकल्ट। तो द फेस वैल्यू, the face value of intrinsic goods, the face value of intrinsic goods was not the same, was not the same in all regions, ठीक है, was not the same in all regions, पहला, right। next is commodities that were used in such transactions were bulky as well as perishable. So commodities used were bulky and perishable, है ना। एंड लास्टली देयर वेर नो फंजिबिलिटी, इसको हम समझेंगे। तो इट वाज नो फंजिबिलिटी, मीनिंग व्हाट, डिविजिबिलिटी तो आपने समझा है ना? आप उसको तोड़ करके नहीं एक्सचेंज कर सकते। फंजिबिलिटी का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंजिबिलिटी है। तो बेसिकली फंजिबिलिटी किसको कहते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एसेट, it is the ability of an asset to be interchanged with identical goods
और एसेट्स ऑफ द सेम टाइप। तो फंजिबिलिटी ना होने का मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो आप उसको ना एक्सचेंज करने में दिक्कत हो रही है, इवन दो इट माइट बी द सेम टाइप का सामान हो, बट आप उसको इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इवन दो इट माइट बी आइडेंटिकल गुड्स, बट आप उसको इंटरचेंज नहीं कर पा रहे, बिकॉज देर देर कैन बी क्या, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जो है ना काउस को लेते हैं, राइट। तो द एबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट टू बी इंटरचेंज विथ आइडेंटिकल गुड। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे गिर काव का एक वैल्यू जो है वो कुछ है, और दूसरी जगह पे वही गिर काव जहाँ पे मान लीजिए ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वहां पे उसका वैल्यू कम हो, राइट। तो द एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी इंटरचेंज्ड विथ अदर आइडेंटिकल गुड्स, है ना, और एसेट्स ऑफ द सेम टाइप, तो ये फंजिबल तभी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नॉन फंजिबल या बहुत कम फंजिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो नो फंजिबिलिटी इसके केस में एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी ability of an asset to be interchanged inter to be interchanged with other identical goods or assets, other identical goods or assets of the same type, other identical goods or assets of the same type, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी मनी, है ना, और प्रॉब्लम उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, राइट। ऑल राइट, ऑल राइट। सो कमोडिटी मनी इज money whose value comes from commodity from which it is made, basically intrinsic value, है ना। कॉरीज और काउज इसके लिए ज्यादातर यूज होते थे, राइट। एंड इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग ने देख ली, राइट। श्योर, लेट्स सी। अब हम लोग देखते हैं जो आप लोग शायद या हम लोग भी कोर्स ज्यादा जिससे जो है वाकिफ होंगे, है ना, वी वुड बी मच मोर इंट्रोड्यूस टू इट, राइट। You will be much more familiar to it, है ना। And what will be that be? Which kind of money are we talking about? Any guesses? Which is one of the kind of money जो कि हो सकता है ancient times में भी यूज हो रहा हो और अभी भी उसका यूसेज में हो? It is metallic money,
It is metallic money. Third, metallic money, right? इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली मनी मेड फ्रॉम, इट इज money made from pure and superior, money made from pure and superior metals like gold and silver. So money made from superior metals like gold and silver. अगेन इसमें भी जो है आपको क्या देखने के लिए मिला कि द फेस वैल्यू इज एग्जैक्टली द सेम एज द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? In this case also we see that face value is equal to intrinsic value of the metal, right? इसके केस में आपको एग्जांपल्स में कौन कौन सा आएगा? some of the examples would be, एग्जाम्पल्स में you will see that it will be, जैसे गोल्ड में अगर देखा जाए तो गोल्ड में मुहर, राइट? सिल्वर में क्या है? रुपया, इसी से टर्म निकलता है रुपी, जो आज हम यूज करते हैं ना अपने करेंसी का नाम, वो इसी सिल्वर मेटालिक मनी से निकल रहा है रुपया, एंड उससे रुपी। फिर कॉपर से क्या निकलता है? कॉपर वाले मनी का नाम क्या था? दाम। एंड इसी में एक और है, इसलिए उसको मेंशन करना जरूरी है बिकॉज अभी आपको समझ में आ जाएगा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, और इससे इसका नाम था पैसा। तो रुपया एंड पैसा ये यहां से निकल रहा है, ठीक है? यू कैन सी द रेलेवेंस ऑफ, you can directly see the relevance of metallic money even in today's time period. ये जो रुपया और पैसा, these terms are still in use, है ना? It is coming from really long back, है ना? In many cases thousands of years ago इन सब का जो है यूसेज था, और आज भी उसका जो है आपको यूटिलिटी और जो है उन टर्म्स का एटलीस्ट यूटिलिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपको देखने के लिए मिलता है कि द सिल्वर रुपी और द सिल्वर रुपया इज टुडेज इंडियन करेंसी का नाम रुपी, एंड ब्रॉन्ज का जो नाम था पैसा, वो आज भी हमारा जो है क्या है? रुपया का जो है डिवीजन है, दैट इज पैसा। सो देयर यूटिलिटी remains, their utility remains, remained for thousands of years. In fact, आप देखिएगा कि whenever we are talking about कि भाई नई कोई civilization मिलती है ना, especially of the last 2000 years, तो one of the important archaeological sources are coins, ठीक है?
दीज मेटालिक मनी, है ना, कॉइन्स आपको उसमें से एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, तो न्यूमिस्मैटिक्स के थ्रू आप उन कॉइन्स को स्टडी करते हैं और उससे फिर जो है हिस्ट्री निकालते हैं। ऑलराइट, तो ये दिस हैज बीन इन यूटिलिटी, रिमेन्ड इन यूटिलिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ मेटालिक मनी? तो नेगेटिव्स में सबसे पहला चीज, इट इज बल्की, है ना, बल्की टू कैरी एंड डिफिकल्ट टू मूव, राइट, बल्की एंड difficult to move, bulky to carry and difficult to move, right? Next, the possibility of smuggling is there because of its intrinsic value, है ना, the possibility smuggling due to intrinsic value, right? And of course the last hoga, because it is bulky and difficult to move, so there will be high cost of storage, there will be high cost of storage, right? There will be high cost of storage, right? इस कारण से आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि these were some of the negatives, जिसके कारण we went into the next form of money, जो कि अब आएगा। ये बहुत लंबे टाइम तक काम करता है, बट देन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी विल कम, जैसे उसी में फिएट करेंसी आएगा, है ना, रुपी जैसे आपको जो है आज के करेंसी नोट्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद फिर और भी जो है नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे फिएट मनी, फिर बैंक मनी। बैंक मनी में क्या होता है, तो इसी में आपको आएगा चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राइट। फिर वर्चुअल मनी आता है ना, वर्चुअल मनी जिसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली जैसे आपको अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी जो होते हैं, राइट, इसमें आपको बिटकॉइंस वगैरह आ जाएंगे। फिर फिड्यूशरी मनी होता राइट, है ना, फिड्यूशरी मनी, क्रेडिट मनी, ये सब हम लोग देखते हैं, है ना। तो दिस इज बेसिकली ऑल द नेगेटिव्स ऑफ मेटालिक मनी, ठीक है, कि मनी मेड फ्रॉम प्योर एंड सुपीरियर मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। इसके केस में फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड लास्टली जो है द देयर यूटिलिटी रिमेन्ड फॉर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब इसमें ये जो हम लोगों ने टर्म यूज किया है, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको थोड़ा सा समझ ले। In fact, let's end this class with by having an understanding of what is the difference between face value and intrinsic value. फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इसमें द पहला चीज, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू, इट इज द लीगली डिफाइंड वैल्यू ऑफ अ कॉइन। सिंपल है ना, इट इज द लीगली डिफाइंड वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, it is the market value of the constituent metal within a coin. It is the market value of constituent metal within a coin. यहाँ पे legally defined value of a coin, ठीक है। ये
लीगली डिफाइंड है, यहाँ पे मार्केट इसका वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क हो गया। देन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि फिएट करेंसी हैज फेस वैल्यू, राइट। फिएट करेंसी किसको कहते हैं? तो बेसिकली पेपर मनी दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल सा इसका जो है मतलब है, इट इज द पेपर मनी दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। आपके पॉकेट में जो भी नोट आप देख रहे हैं, उस पीस ऑफ पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। बट वो जो वैल्यू है वो 10 रुपए का है या 200 रुपए का है या फिर 2000 रुपए का है, ये गवर्नमेंट द्वारा वहां पे जो लिखा हुआ है, आरबीआई ने जो आपको उस पर लिख के दे रहे हैं, उससे वो डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लीगली डिफाइंड वैल्यू हो रहा है ना। एंड दूसरी तरफ क्या है, उसका फेस वैल्यू जो है वो आपको जो भी लिखा हुआ है उसमें आ रहा है, उससे आपको उसका वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है, ना कि मार्केट से, राइट। तो यहाँ पे फिएट करेंसी हैज फेस वैल्यू। ऑफ कोर्स इसी में फिएट करेंसी डज नॉट हैव क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। यहाँ पे फिएट करेंसी हैज फेस वैल्यू बट नो इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। उस पीस ऑफ पेपर का आपको कोई यूज नहीं, ठीक है। उतना ही यूज है जितना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई ये मैं धारक को 20 रुपए देने का वादा करता हूँ, ठीक है। तो वो उतना ही उसका वैल्यू है, दैट इज वाई इट इज लीगली डिफाइंड वैल्यू एंड दैट इज फेस वैल्यू। एंड लास्टली this value this value cannot be this value cannot be determined या derived cannot be derived this value cannot be derived from selling its constituent metal, from selling its constituent metal, right. This value cannot be derived from selling its constituent metal. Intrinsic value के केस में that is its most important thing कि this value can be derived, इसीलिए तो वो इंट्रिंसिक है ना। तो दिस वैल्यू कैन बी derived from selling its constituent metal. So this value can be derived by selling its constituent metal, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ के केस में इट इज लीगली डिफाइंड वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू, यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन कर रहा है उसको, ठीक है। यू कैन गेट द वैल्यू बाय क्या, बाय सेलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, ये चीज आप नहीं अचीव कर सकते। फिएट करेंसी की केस में इट विल हैव फेस वैल्यू बट नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू जो है फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। लास्ट में वी विल लुक एट, अब मतलब नेक्स्ट क्लास में, ऑफ कोर्स लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्लास में वी विल लुक एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। उसमें अब आपका आएगा फिएट मनी और वो सब सारे जो है ना, सब हम लोग अलग अलग, राइट। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।